नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से एक बार टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं छोटी सी आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि हमारा जो अभी बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि 8 मई को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी इस वीडियो को अभी 2-3 दिन के लिए रोका जा रहा है। इस वीडियो को कंटिन्यू 10 मई से किया जाएगा, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप अपना सहयोग हमें देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आइए पहले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र जीन बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी है जहां निम्न तापमान में आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक सामग्री का संग्रह किया जाता है। ये थोड़े से जेनरिक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जीन बैंक की बात कर रहा है, मतलब उसको स्टोरेज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई उसके सामग्री को संग्रह किया जाएगा। थोड़ा सा ना स्टेटमेंट जो है वो क्लियर समझ आ रहा है, लेकिन अभी जैसे कि हम थोड़ा सा श्योर नहीं है। मान लीजिए 50-50 है कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी के स्टेटमेंट बचे हैं, देख लेते हैं, शायद उनके थ्रू कोई इसका उत्तर निकल आए। आइए देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि महाराष्ट्र जीन बैंक, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र जीन बैंक का उद्देश्य स्थानीय फसलों के बीज सहित पूरे भारत में, पूरे इंडिया की बात कर रहा है, पूरे भारत के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना है। चलिए ये तो रही एक सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की बात अब जरा ध्यान दीजिए और देखिए जरा यहाँ पर क्या आपको गड़बड़ लग रही है, या हो सकता है आपको गड़बड़ ना भी लग रही हो, कुछ लोगों को लग रही हो। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दिया गया है और कह रहा है ये महाराष्ट्र जो जीन बैंक है पूरे भारत के लिए लाया जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के नाम पर कोई ऐसा जीन बैंक बनाया जा रहा है जो पूरे भारत में लागू हो, तो भाई इससे तो हमारे और बाकी के राज्य भी तो बुरा मान जाएंगे ना। मजाक की बात है यहाँ पर। तो देखिए कभी भी कोई इस तरह की चीज दी जाए और वहां पर सिर्फ किसी स्टेट के नाम से उसको पूरे देश में लागू नहीं किया जाता। अधिकतर आप देखते हैं वहां पर क्या होता है, अगर पूरे भारत के लिए कोई चीज लाई जाती है, या तो वहां पर किसी चर्चित व्यक्ति के नाम से उसको लाया जाता है, या फिर हम देखते हैं भारत के नाम से ही उसको लाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस आधार पर हमारा इस प्रश्न का जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है। अब बड़ा सा क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है, देखिए अब ये वाला कथन जो है वो हमारा गलत हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या इसके आधार पे हमारा इसका उत्तर निकल सकता है। कोशिश करने में क्या जाता है, आइए देखते हैं कोशिश करके। तो पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब जहां जहां ये दो आपको दिख रहा है वहां से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ उपरोक्त सभी की बात कर रहा है ना। तो देखिए जैसे ए यहाँ पर दूसरा आता है, इसको भी हटा दिया हमने, बी को भी हम हटा देते हैं, इसके बाद डी को भी हम यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी में दो भी आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। तो इस आधार पर देखिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा कथन यानी कि करेक्ट है। देखिए इस आधार पे भी आप अपने प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। कम नॉलेज के साथ भी अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैटर करता है कि आप कैसे प्रश्न को देख रहे हैं, कैसे प्रश्न को समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला कथन भी इसका मतलब करेक्ट था और तीसरा भी करेक्ट है। आइए तीसरे को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत आनुवांशिक और आणविक नमूनों को संरक्षित किया जाएगा और उनके प्रजनकों का समर्थन भी किया जाएगा। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के हम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि अटैक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए पहला कथन क्या कह रहा है, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की यहाँ पर बात कर रहा है। किसकी, डीआरडीओ की बात कर रहा है। यानी कि डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने ध्यान दीजिएगा, ने दो प्राइवेट कंपनियों जिसमें टाटा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। देखिए जब मैंने आपको बताया था, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स कभी आपके सामने आए ना, तो देखिए क्या होता है, जहाँ पर दो कंपनी या दो यहाँ पर कोई संस्थाएं हो सकती है या दो कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो उसमें ज़्यादातर संभावनाएं क्या होती हैं, या तो उनको स्वैप कर दिया जाता है, या जो उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया होता है वो अधिकतर गलत हो जाता है। मतलब अधिकतर ऐसा देखा गया है, ऐसे कथनों में जो है वो संभावनाएं गलत होने की ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है। कैसे, देखिए ये तो सही है कि डीआरडीओ के द्वारा और इसके द्वारा इसको लाया गया, लेकिन दो जो प्राइवेट कंपनीज में साथ मिलकर काम कर रही हैं वो टाटा तो है,
बल्कि यहाँ पर भारत फोर्ज के साथ मिलकर इसको तैयार किया जाना है। यानी कि दो कंपनी कौन कौन सी है, टाटा और भारत फोर्ज के साथ इसको मिलकर तैयार किया जा रहा है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। चलिए दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से स्वदेशी तोप है। भाई यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए डीआरडीओ है, टाटा है और भारत जो हमारा फोर्स की बात कर रहा है ये तो सारे इंडिया के ही हैं, तो पूरी तरह से स्वदेशी तोप है। लेकिन वहाँ क्या कह रहा है, जिसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर है। देखिए मैंने यहाँ पर लेकिन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, आप जरा गौर दीजिएगा यहाँ पर। इसलिए देखिए कोई तोप है और वो यहाँ से चलाई जाएगी और 450 किलोमीटर दूर जाके लगेगी, तो कितनी अजीब सी बात, मतलब सुनने में ही कितना हंसी सी आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि असंभव सा ही है। तो ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई एक्सट्रीम की तो बात नहीं की गई जो संभव ही नहीं है, फिलहाल संभव ही नहीं है। तो इसी आधार पे हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी तो है, ये तोप जो बनाई जा रही है तोप स्वदेशी है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर ना होके 45 किलोमीटर तक की बात की गई है इसमें। तो ये इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया, ये दोनों कथन गलत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ना तो एक ना तो दो, दोनों ही कथन गलत है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीसरा कथन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें इस पर, कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या कह रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। देखिए इसको जरा यहाँ पॉज करते हैं, हम पहले इस पे ध्यान देते हैं, श्रम बल, क्योंकि देखिए जब तक इसको नहीं समझेंगे ना पूरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ी असुविधा हो। आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या है श्रम बल क्या है। श्रम बल उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि अभी काम ढूंढ रहे हैं या तो ठीक है, या जो काम के लिए उपलब्ध है या जिनको काम मिल गया है। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो गई। आइए अब वापस से अपने पहले कथन को देखते हैं, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। देखिए यहाँ पर दो चीजें, दो तथ्य आपको दिए गए, दो फैक्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए। पहला कह रहा है कि इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, दूसरा कह रहा है कि 2020 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। देखिए जब इस तरह के स्टेटमेंट्स में जहां पर आपको दो फैक्ट्स दिए गए हों तो थोड़ा हमें चौकन्ना होना है कि हो सकता है एग्जामिनर ने क्या किया हो, यहाँ पर इसका नाम बदल के कुछ और रख दें, यहाँ पर हो सकता है उसकी स्थापना का जो मतलब ईयर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, कि उसकी शुरुआत का ईयर भी चेंज कर सकते हैं, भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, सेम वही चीज हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि NSO के द्वारा तो इसको लाया गया, इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत 2020 में नहीं बल्कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2017 में की गई थी। स्पष्ट है? तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का उद्देश्य, देखिए अब ऐसा कुछ सर्वेक्षण आया तो उसका उद्देश्य तो निश्चित होगा, बिना उद्देश्य के कैसे कोई चीज लाई जा सकती है। तो उद्देश्य है कि केवल शहरी क्षेत्रों हेतु वार्षिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी संबंधी डेटा का एकत्रण करना है। चलिए भाई ये तो रही सेंटेंस की बात। अब जरा सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और सोचते हैं कि देखिए एक रिपोर्ट लाई गई है पूरे भारत के लिए, समझिएगा पूरे भारत के लिए रिपोर्ट लाई गई है। ये कथन कह रहा है कि उसमें क्या है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए इस डाटा को एकत्र करने की बात की गई है। अब हम सोचते हैं कि भारत जो है इतना बड़ा देश है और यहाँ पर गांवों की संख्या कितनी है, हम सब जानते हैं भारत एक ग्रामीण देश भी कहा जाता है और वहाँ पर गाँवों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो क्या मात्र सिर्फ इस डाटा को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, बेरोजगार ज्यादा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बड़ी एक्सट्रीम की बात कर रहा है ना यहाँ पर। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल शहरी क्षेत्रों की नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी डाटा लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है वो देखिए कि ये जो है ना हमारा NSO के द्वारा यहाँ पर दो रिपोर्ट्स लाई जाती है, जिसमें एक रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट आती है जिसमें पर ईयर के हिसाब से इसको जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत पर ईयर में जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए डाटा एकत्रित करके इसको पेश किया जाता है। तो 2 रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कथन हमारा गलत है क्योंकि बताया क्योंकि केवल शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो आइए इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरा कथन देखिए क्या कह रहा है। पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय केवल सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय सूचना सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है।
अब देखिए इसमें क्या चीज़ कह रही है कि इतना बड़ा डाटा जो हमारा डेटा जो है वो एकत्रित किया जाता है मात्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर केवल जो है सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस डेटा को दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट देखिए अगर कोई उसे ज़रूरत है तो वहाँ पर वही चीज़ें कर सके अपने उसका प्रयोग करके। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल सरकार की आवश्यकताओं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या बताया, ऐसे स्टेटमेंट्स में यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि एक्सट्रीम की बात करें केवल एकमात्र सिर्फ इन्हीं के लिए लाया जाएगा, ये तो संभव नहीं है ना, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए ये गलत ही है और ये कथन हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है देख लीजिए, कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन गलत है। थोड़ा सा रुकते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा था ना कि केवल सरकार की आवश्यकताओं के लिए, तो केवल सरकार की आवश्यकताएं तो होगी नहीं, उसके फुलफिलमेंट के लिए इसको लाया गया होगा, बल्कि और भी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इस डेटा को तैयार किया जाता है। तो वो क्या है देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अन्य उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सांख्यिकी सूचना प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसके आधार पर नीति निर्माण, नियोजन, निगरानी और प्रबंधन संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं, या जो निर्णय है वो लिए जा सके। इसीलिए इस जो डाटा है, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको लाया जाता है। स्पष्ट हो गया होगा आशा करती हूँ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है आज का अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, उसके बारे में लिखता है कि यह रिपोर्ट मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फिर से पढ़ देती हूँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए मान लीजिए हमें ये सेंटेंस या इस प्रश्न में नहीं पता कि एग्जैक्टली यही जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है ये यही प्रकाशित करता है या कोई और प्रकाशित करता है। तो देखिए इसमें कैसे हम अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करके, कैसे हम इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता है, ठीक है भाई नहीं पता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो देखिए अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो उनके लिए तो कोई सीमा ऐसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो तो कहीं भी स्वतंत्र है उसको आने जाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इस आधार पे मात्र हम इस कथन को सही कर सकते हैं। अगर हमें नहीं आता है और नहीं आता है तो कोई बात भी नहीं, क्योंकि ये ठीक भी हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ही इसको प्रकाशित किया जाता है। कथन सही है। आइए दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर की तुलना में गिरावट के बावजूद भारत का स्थान जो है वो सार्क के देशों में प्रथम है। ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा हो। देखिए क्या होता है जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए जहाँ पर सूचकांक यानी कि इंडेक्सेस के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भारत का जो स्थान है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना है, या उसके पड़ोसी देशों के साथ जो पड़ोसी देश है उनका उसमें कितना स्थान है और भारत का भी उसमें कितना स्थान है, वो सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। ये कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की पोजीशन में गिरावट है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष जो भारत की रैंक थी वो 142 थी, जबकि वर्तमान में अभी जो रैंक आई है इसकी वो कितनी है, वो है इसमें इसकी 150 है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये पिछले वर्ष की रैंक की बात कर रही हूँ इंडिया की, और ये वर्तमान में जो रैंक है उसकी मैं बात कर रही हूँ, 150वीं रैंक इसकी आई है। तो कह रहे हैं कि भारत का स्थान सार्क के देशों में प्रथम है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर हमें पता होगा क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिकतर जो इंडेक्सेस आते हैं उसमें सार्क के देशों में यदि हम थोड़ा नज़र डालें, जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये अधिकतर हमारी रैंक से बेहतर रैंक पर होते हैं। उनके कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा सा पीछे होता है उस रैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा ये कथन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि सार्क देशों में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर नहीं है। ये तो सही है कि वो गिरावट आ रही है और इस बार वो पीछे हुआ है थोड़ा सा, लेकिन भारत सार्क देशों में प्रथम नहीं है बल्कि अन्य और देश हैं। आगे देखते हैं, तीसरा कथन कह रहा है कि पहला करेक्ट था, तीसरा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं किया जा सकता। अब ये सोचिए, ऐसा स्टेटमेंट बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि
कोई भी कंडीशन आ जाए, किसी भी कंडीशन में प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर ही नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेदों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसीलिए उस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है क्योंकि कुछ तो परिस्थितियां होंगी जिसमें इसको बाधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूछ रहे हैं कौन से कथन सही हैं। तो देख लीजिए, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए थोड़ा सा इसको व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहती है व्याख्या? कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, ध्यान दीजिएगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन आदि मामलों के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस किस आधारों पर उस पे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देख लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि भारत और डेनमार्क के बीच हुए हरित रणनीतिक साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। यह साझेदारी हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और अवशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने पर यह विशेष ध्यान देता है। देखिए जेनरिक सा सेंटेंस है, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर जब ये इसकी बात कर रहा है कि ग्रीन रणनीति की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं हरित हाइड्रोजन को भी हम पढ़ते हैं जब ऐसे ग्रीन एनर्जीज की बात करता है, हम नवीकरणीय ऊर्जा को भी देखते हैं, वहीं हम अवशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में भी देखते हैं ऐसी चीजें। तो इस आधार पे हमारा देखिए एकदम सीधा सा सेंटेंस है जो इसको एकदम से पूर्णतः स्पष्ट कर रहा है। तो ये हमारा कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा कथन कह रहा है ये पेरिस समझौते के, ध्यान दीजिएगा, ये पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद ये व्यवस्था है। ठीक है, ये तो रहा आपका एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए ये जो पेरिस समझौता था ना, और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए और वहीं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए यानी कि एसडीजीज के लिए, जो एसडीजीज है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास है हमारा, और उसके साथ साथ पेरिस समझौते के इनके कार्यान्वयन के लिए, इन दोनों के कार्यान्वयन के लिए इसको लाया गया था, किसको, हरित रणनीति साझेदारी को लाया गया। ठीक है, तो इस आधार पे ये हमारा जो दूसरा कथन है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को इम्प्लीमेंट देने के लिए, इन दोनों का इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया गया है। तो इस आधार पे कथन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सही बात कह रहा है इसके संदर्भ में। तीसरा कथन कह रहा है कि इस समझौते को, किस समझौते को, हरित रणनीतिक साझेदारी की बात कर रहा है कि COP21 यानी कि पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2015 में इसको अपनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी अपने सेकंड वो इस पे कथन पर आते हैं, दूसरे कथन पर आते हैं। देखते हैं कि जो हमारा एसडीजी था ना वो भी हमारा 2015 में, इसके बाद जो पेरिस समझौता आया था वो भी हमारा 2015 में ही आया था। तो देखिए जब कोई ऐसा समझौता या ऐसी कोई चीज़ आई है जो नवंबर 2015 में ही आई है, वहीं कह रहे हैं कि इसको हरित रणनीतिक साझेदारी को 2015 से ही अपना लिया गया था। तो ये कैसे संभव है कि कोई चीज़ अभी नवंबर 2015 में ही आई है और दिसंबर में इसको लागू कर दिया गया है, दिसंबर में ही इसको लोगों ने अपना लिया, इस देशों ने अपना लिया। यहाँ पर देखिए भारत और डेनमार्क के संदर्भ में बात हो रही है, बड़े व्यापक स्तर पर ये बात हो रही है ना, तो कोई छोटी मोटी तो बात नहीं कि आज डिसाइड किया कल से इसको शुरू कर दिया, कई रणनीतियां बनानी पड़ती, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसी आधार पे हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि इसे 2015 से ही नहीं लागू कर दिया गया था बल्कि इसको 2020 से लाया गया है। ठीक है, तो इस आधार पे पूछ रहे कौन से कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर दो कथन हमारे ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है, तीसरा इसमें गलत हो जाता है। तो इस आधार पे हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो चलिए आज इसी प्रश्न के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं आप सभी से आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, हमारा ये जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें और इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।